तो अब राइडर्स का लीडर रूडो तक पहुंच गया है और वो रूडो को कहीं और ले गया है, जहां पर क्लीनर्स भी रूडो के साथ आ गए हैं और वहां पर उनका सामना बाकी राइडर्स के साथ है। तो चलिए आप देखने में काफी मजा आने वाला है कि आखिरकार इनकी लड़ाई कितने धमाकेदार होने वाली है और क्या रूडो इस सिचुएशन से बच पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ क्लीनर्स और राइडर्स एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं और रूडो उनसे एमओ के बारे में पूछ रहा होता है। माफ कर देना राइडर्स कि हमने तुम्हारा रूडो को कैप्चर करने वाला प्लान फेल कर दिया क्योंकि हम इसके साथ यहाँ पर आ गए। तो चलो फिर बताओ कि आखिरकार अब हम लोग क्या खेलने वाले हैं। तो राइडर्स का लीडर अपनी घड़ी को देखने लगता है और रूडो को समझाने लगता है कि वो बेवजह क्लीनर्स की बेफिक्री की वजह से चिंता कर रहा था और उसे समझाता है कि अगर वो लोग बेफिक्रे होते तो वो उसके साथ वहाँ पर नहीं आते। और हम देखते हैं इसके बारे में राइडर्स के लीडर ने पहले ही सोच रखा होता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद नालियों में से कचरा बाहर आने लगता है, जिस वजह से क्लीनर्स बह जाते हैं। पर राइडर्स का लीडर रूडो को बचा लेता है। तजांका खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो देखता है कि एंजिन मजे से अपनी छतरी पर बैठकर इस कचरे की नदी का लुफ्त उठा रहा होता है। अगर तुम इसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करोगे तो तुम इसमें ही डूब जाओगे, तो इसलिए किसी चीज को पकड़ो और इसके साथ ही बह जाओ। तब आगे जाके रास्ते अलग हो जाते हैं, जिस वजह से सारे क्लीनर्स अलग अलग हो जाते हैं और एंजिन उन सभी को जिंदा रहने के लिए कहता है। तजांका को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो राइडर्स को मारने की बात करने लगता है। जब यहाँ रूडो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये अचानक से हो क्या गया, जिस वजह से वो राइडर्स के लीडर से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने उन्हें कहाँ पर भेजा है। ये सवाल बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो लोग खुद तुम्हारे साथ यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ ये होना तो जरूरी था, पर फिर भी मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं, जिसमें सारे के सारे राइडर्स चले जाते हैं ताकि वो अलग अलग क्लीनर्स का सामना कर सकें और रूडो को अपने लीडर के पास छोड़ जाते हैं। आखिरकार तुम बार बार एमओ एमओ क्यों चिल्ला रहे हो? क्या ये तुम्हारे गुस्से का रीजन है? मैं यहाँ पर उस गुस्से को शेयर करने आया हूँ और मेरा नाम जोडियल टिफन है। तो क्या तुम मेरे साथ मिलके सफियर को नीचे लाना चाहते हो? रूडो को कुछ समझ नहीं आता है और तभी उसे एक सीन दिखाई देता है जहाँ पर सफियर तबाह हो रहा होता है और वही सेम सीन जोडियल को भी दिखाई देता है। मुझे गलत मत समझना रूडो, मैंने कभी भी सफियर को नहीं देखा है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या होने वाला है। पर ये सीन इस बारे में नहीं है कि हम किसे नीचे लाने वाले हैं, ये इस बारे में है कि हमारे टारगेट के साथ क्या होने वाला है। रूडो, जो तुम अभी अभी देख रहे थे वो उन लोगों का होगा जो तुम्हारी गुस्से का टारगेट बनेंगे। टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो, मैंने तुमसे अभी अभी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताओ कि उस जूतों के ओनर और बाकी क्लीनर्स के साथ क्या हुआ। टॉपिक मैं नहीं बल्कि तुम चेंज कर रहे हो रूडो, मैंने तो तुम्हें अपने वे में आंसर दिया है, तो अब जवाब देने की तुम्हारी बारी है। मुझे वेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए अब मुझे मेरे वर्ड्स को वेस्ट करने मत दो। जरा ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है और उसे एमओ की याद आने लगती है, क्योंकि उसके साथ बात करना भी इतना ही मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से रूडो उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। और ऊपर से यहाँ रूडो के पास कोई ट्रैश बचा भी नहीं है, जिस वजह से वो अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें अभी भी क्लीनर्स और एमओ की बहुत ज्यादा चिंता है, तो चलो फिर एक चीज बताओ कि आखिरकार तुमने क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों किया है? क्योंकि मैं सफियर पर वापस जाना चाहता हूँ और क्लीनर्स इसमें मेरी मदद करेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे वापस जा पाओगे? सफियर पर जाना क्लीनर्स की ड्यूटी का पार्ट नहीं है और अभी वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटीज और तुम्हारा गोल एक है। मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी जो चीज है क्या तुम उससे सेटिस्फाई नहीं हो? क्या तुम्हें इससे ज्यादा चीज चाहिए? तो यहाँ रियो भी अकेली हो चुकी होती है, जिस वजह से वो क्लीनर्स को पुकारने लगती है, पर तभी वहाँ पर एक राइडर आ जाती है। देखो जरा कैसे एक बिल्ली खोने के बाद डर रही है। तुम तो सीधा यहाँ पर आ गई। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या तुम लोगों ने हमें इससे अकेला छोड़ा है ताकि तुम सभी लोग हमसे एक एक करके लड़ सको? मैंने जितना सोचा था तुम राइडर्स से उससे भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले। बिल्कुल हम ऐसे ही हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। तब यहाँ जैबर जांका का सामना करने आ जाता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे फिर से उसके साथ लड़ने का मौका मिल गया होता है, जिस वजह से वो बिना रुके एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जब जैबर मेरे पास आया तब मुझे एहसास हो गया था कि अब या तो मैं मारा जाऊंगा या फिर मैं इसे मार दूंगा। तब वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने लगते हैं और जैबर को वहाँ पर एक लिक्विड दिखाई देता है, जिस वजह से वो उसे टच करने लगता है और उसका हाथ जल जाता है, जिस वजह से जांका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी वो देखता है कि जैबर के लेफ्ट हैंड के क्लॉज उसी लिक्विड जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे राइट क्लॉज के अंदर न्यूरोटॉक्सिन है जो कि बदल नहीं सकता,
पर मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, जिस वजह से मैं न्यू टॉक्सिन्स को टेस्ट करता रहता हूँ और वो मेरे लेफ्ट क्लॉ में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि तुम इसे कब तक डॉज करते हो। तब वो उस फ्लूइड को जांका के ऊपर फेंक देता है। तब यहाँ गीता एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेली होती है, पर तभी उसे वहाँ पर एक कॉकरोच दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ रियो कॉकरोच को देखकर डरने लगती है, जिस वजह से रियो को लगने लगता है कि राइडर के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है। और वो राइडर उसे कहने लगती है कि वो क्लीनर्स में काम करती है और ग्राउंड पर रहती है, तो आखिरकार उसे एक कॉकरोच से कैसे डर लग सकता है। तुम कॉकरोच के लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? मैं चिंता मत करो, मैं सबसे ज्यादा वर्स्ट नहीं हूँ, क्योंकि क्लीनर्स में एक और मेंबर ऐसा है जो कि चीखते हुए इधर उधर भागने लगता है जब उसके ऊपर टट्टी फेंकी जाती है। तब जैबर ये देख के हैरान होता है कि जांका ने उसके लिक्विड से बचने की कोशिश नहीं की है, पर हम देखते हैं जांका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि रूडो ने पहली मुलाकात में ही उसके साथ काफी बुरा किया होता है। तब वो उस धरती के हिस्से को उल्टा कर देता है जिसके ऊपर वो लिक्विड होता है और उसे जैबर ऊपर फेंक देता है। तो यह इंजन अपने अपोनेंट का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका ओपोनेंट एक अलमारी के पीछे छुपा होता है और वो दोनों ही अपनी अपनी जगह से हिल नहीं रहे होते, जिस वजह से इंजन उसे बाहर आने के लिए कह रहा होता है। पर उस राइडर को इंजन बहुत कमाल का लग रहा होता है। तब यहाँ पर हम ब्रो और डियर को देखते हैं, जिन्हें उस जगह को देखकर समझ में आ जाता है कि वो लोग अंडरग्राउंड में हैं और वहाँ पर उनके चॉकर भी काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि अंडरग्राउंड में चॉकर की मदद से किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से उन सभी लोगों को अब अकेले ही लड़ना पड़ेगा। जोडियल ने हमें पहला ऑर्डर ये दिया था कि अगर कोई भी रूडो के साथ यहाँ पर आता है तो हमें जितना हो सके उतने लोगों को हराना होगा, तो इसलिए अब मैं तुम्हें हराने वाली हूँ बिल्ली। तो रियो लड़ने के लिए मना करने लगती है, जिस वजह से ह्यू से समझाती है कि अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो उसके दोस्त खतरे में आ सकते हैं, जिस वजह से रियो अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर लेती है और उस पर हमला कर देती है, पर रियो उसके बस बालों को ही काटने में कामयाब होती है। चिंता मत करो, मैं अपने सीजर्स पर ब्लड नहीं आने देना चाहती, जिस वजह से मैं तुम्हारी स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और मैं तुम्हारे सिल्की हेयर्स की कोई गारंटी नहीं ले सकती। अगर तुम्हारी ये कॉम तुम्हारी वाइटर इंस्ट्रूमेंट है तो मेरे हिसाब से तुम अपने बालों से लड़ती हो, और वैसे भी सीजर और हेयर तो एक दूसरे के लिए वैसे भी बैड मैच है। तो रियो ह्यू पर हमला कर देती है और यहाँ जांका के हमले के बाद जैबर उठ नहीं पा रहा होता, जिस वजह से जांका को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये इतना आसान हो गया है। पर तभी जैबर उस मलबे से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके वाइटर इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म चेंज हो चुकी होती है। ये तो कमाल ही हो गया, कितने टाइम बाद किसी ने मेरे अंदर के जानवर को जगाया है, अब तो सच में मजा आने वाला है। तो ये देख के जांका को यकीन नहीं आ रहा होता कि जैबर अभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। जांका मेरे दोस्त, चलो अब तुम्हें भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे पास भी एक अलग लेवल है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम उस चिक को सिर्फ ऐसे ही घुमाते रहते हो। तो चलो फिर हम अब सीरियस होके लड़ते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं ह्यू पर हमला करने की वजह से रियो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा दर्द कर रही होती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। जब हम प्लास्टिक कॉम को हेयर में से बाल बार पास करते हैं तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से मेरे बालों के अंदर भी स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसलिए मेरे बाल सिल्की नहीं है बल्कि क्रैकली है। लगता है अब ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।